नमस्कार दोस्तों। और एयर फ्रांस 447 अचानक एटीसी के रडार से गायब हो गया। ना किसी तरह का कोई सिग्नल मिला और ना ही कोई वॉइस मैसेज। फिर भी यह प्लेन अचानक से कैसे गायब हो गया, क्या हुआ था इस प्लेन के साथ और क्यों कई सालों तक यह घटना एक मिस्ट्री बनकर रह गया। और 3 साल बाद हुआ एक चमत्कार जिसने सारे मिस्ट्रीज का पर्दाफाश करके रख दिया। आज की इस वीडियो में हम मिस्टीरियस घटना और उसके पीछे के रहस्य को उजागर करने वाले हैं। एयर फ्रांस फ्लाइट 447 31 मई 2009 ब्राज़ील के एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रात के 10:30 बजे पेरिस के लिए उड़ान भरा। इस प्लेन में कुल 228 लोग सवार थे। ब्राज़ील से पेरिस जाने में लगभग 10 से 12 घंटे का वक्त लग जाता है और एयर फ्रांस 447 लगभग 3 घंटे का सफ़र कर चुका था। एटीसी लगातार संपर्क बनाए हुए थे। यह प्लेन समुद्र के बीचों बीच पहुंचने वाला था। तभी एटीसी का कंट्रोल प्लेन से टूट गया। समुद्र के बीचों बीच प्लेन से संपर्क टूटना नॉर्मल था, क्योंकि आमतौर पर ऐसे जगहों में प्लेन एटीसी के रेंज से बाहर चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर समुद्र के उस पार सेनेगल एटीसी भी प्लेन से संपर्क नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसका रेंज भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था। ऐसे में सेनेगल एटीसी बस इंतजार कर सकता था प्लेन रेंज में आए और हम दोबारा से उसे संपर्क बना पाएंगे। समय बीतता गया और करीब आधे घंटे बाद भी प्लेन से दोबारा संपर्क नहीं हो पाया। प्लेन की लास्ट लोकेशन को ट्रैक करके फाइटर जेट को उस एरिया में छानबीन करने के लिए भेजा गया। सुबह होते होते प्लेन के कई सारे मलबे मिलने शुरू होने लगे। यह प्लेन एक मिस्ट्री बन चुका था। आखिर अचानक प्लेन क्रैश कैसे हो गया? इस घटना की इन्वेस्टिगेशन के लिए 2 टीम को सेलेक्ट किया गया। पहला ब्लैक बॉक्स को खोजने के लिए और दूसरा प्लेन के डेड बॉडीज और लाशों को रिकवर करने के लिए। हर दिन डेड बॉडीज को निकालकर उनके घर वालों को सौंप दिया जा रहा था। कुछ डेड बॉडीज पहचान में तो आ गए थे, लेकिन कुछ की हालत इतनी गंभीर थी कि उनके कपड़ों को देखकर पहचान किया जा रहा था। वही कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें अपनों की लाश भी नसीब नहीं हुई। 16 दिन की खोजबीन के बाद भी 228 में से सिर्फ 50 डेड बॉडीज को ही रिकवर किया गया था। बाकी बचे लोग, प्लेन का ब्लैक बॉक्स सब कुछ समुद्र की गहराइयों में खो चुका था और उस गहराई तक इन्वेस्टिगेशन की टीम भी नहीं पहुंच पा रही थी। समुद्र की गहराई में जाकर खोजने के लिए न्यूक्लियर सबमरीन का इस्तेमाल किया गया। यह सबमरीन ब्लैक बॉक्स से निकलने वाले अल्ट्रासोनिक सिग्नल को फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे, वह भी जल्द से जल्द, क्योंकि ब्लैक बॉक्स सिर्फ 30 दिनों तक इस सिग्नल को भेज सकता था। अगर 30 दिनों के अंदर इसे खोजा नहीं गया तो बाद में इसे खोजना बहुत मुश्किल हो सकता था। दिन गुजरता गया। हर रोज़ सुबह से छानबीन करने के बाद भी रोज़ की तरह उन्हें खाली हाथ वापस आना पड़ता और 12 महीनों की खोजबीन के बाद भी, कई किलोमीटर छान मारने के बाद भी ब्लैक बॉक्स का कुछ भी पता नहीं चल पाया। समय के साथ साथ अब उम्मीदें भी खत्म होने लगी थी। घटना के 3 साल बाद 3 अप्रैल 2011 को एक प्राइवेट टीम WHORE का गठन किया गया और इस टीम ने एक चमत्कार कर दिखाया। उसने अपना टेक्नोलॉजी के दम पर सिर्फ 30 दिनों के अंदर ही ब्लैक बॉक्स को खोज निकाला। उन्हें पता था कि समुद्र में छानबीन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ धूल मिट्टी के अंदर ब्लैक बॉक्स कहीं दब गया होगा। इसलिए उन्होंने कुछ ऐसे अंडर वाटर सबमरीन समुद्र के अंदर भेजा जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक था और इसे रिमोटली कंट्रोल भी किया जा सकता था। इन पनडुब्बियों की खास बात यह थी, यह समुद्र की सतह को स्कैन करके एक मैप तैयार कर सकता था। कुछ दिनों बाद स्कैन किए हुए पिक्चर्स में प्लेन का एक बड़ा हिस्सा समुद्र में दिखाई दिया। तुरंत ही वहां पर खोजी दल को भेजा गया और थोड़ी बहुत छानबीन करने के बाद फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉपी डेटा रिकॉर्डर दोनों को 3 साल बाद रिकवर कर लिया गया। और हैरानी की बात तो यह थी कि इन्होंने सिर्फ 30 दिनों के अंदर ही ब्लैक बॉक्स को खोज निकाला। घटना के 3 साल बाद और वक्त आ चुका था कि मिस्ट्री से पर्दा उठाने का। उसके बाद ब्लैक बॉक्स ने जो कहानी सामने रखी उसने सबके होश उड़ा के रख दिए। तो इस कहानी की शुरुआत होती है जब प्लेन 3 घंटे बाद ब्राज़ील के संपर्क से बाहर हो गया। एटीसी को लग रहा था कि प्लेन हमारे रेंज से बाहर चला गया। वहीं समुद्र के दूसरी तरफ सेनेगल के एटीसी भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। उन्हें भी यही लग रहा था कि शायद प्लेन अभी हमारे रेंज में नहीं आया है। पर फ्लाइट 447 असल में एक भयानक मुसीबत में फंस चुका था। वह तूफानी बादलों के बीच घुस चुका था। हालांकि प्लेन में वेदर रडार भी होता है जो मौसम की जानकारी पायलट को बताता है।
पर यह रडार सिर्फ जानकारी प्रोवाइड करता है, प्लेन को प्रोटेक्ट नहीं करता। अगर यह एक बार प्लेन तूफानी बादलों में घुस जाए तो किसी भी कंडीशन में उसका सामना करना ही पड़ेगा। वेदर रडार पायलट्स को यह पहले इन्फॉर्म कर देता है। तूफान में मौजूद वाटर ड्रॉप को डिटेक्ट करके पायलट को डिस्प्ले में दिखा देता है कि मौसम खराब है। जब प्लेन बादलों के बीच प्रवेश कर चुका था, उसके कुछ मिनट बादलों के बीच में उड़ान भरने के बाद ही अजीब सी टकराने की आवाज़ें आने लगी। ये आवाज़ें बर्फ़ की थी। प्लेन का कंट्रोल को पायलट के हाथों में था, जिसका एक्सपीरियंस सबसे कम था। रात का समय, तूफान, बर्फ़ के टकराने की आवाज़ें, इन सारी घटनाओं की वजह से को पायलट पैनिक होने लगा। डरने की बात अब तक भी नहीं थी, क्योंकि जब ऑटो पायलट अच्छे से काम कर रहा था तब तक ऑटो पायलट प्लेन को अच्छे से तूफानी बादलों के बीच से भी उड़ा सकता था। लेकिन बर्फ़ के गोले भी प्लेन के रास्ते में बाधा उत्पन्न कर रहे थे, जिसका कोई इलाज नहीं था। ये बर्फ़ के गोले पिटोट ट्यूब को फ्रीज करने लगे थे। पिटोट ट्यूब जो इम्पोर्टेंट जानकारी देता था, जैसे कि कितनी तेज़ी से हवा चल रही है, प्लेन का पोजीशन सही है या नहीं, एल्टीट्यूड क्या है, सारे के सारे सेंसर फ्रीज होने लगे थे। और ऑटो पायलट के पास खुद की आंखें नहीं होती, उसको ये सारी जानकारी सेंसर से ही मिलती है। और अगर सेंसर में कोई खराबी आ जाए तो ऑटो पायलट अंधा हो जाएगा, यानी कि वह काम करना बंद कर देगा। और ठीक ऐसा ही फ्लाइट 447 के साथ हुआ। अब ये प्लेन कभी लेफ़्ट की ओर रोल हो रहा था तो कभी राइट की ओर। वो को पायलट प्लेन में रोलिंग को स्टेबल करने लगा हुआ था, लेकिन तभी कुछ मिनट बाद ही को पायलट ने एक बहुत बड़ी गलती कर दिया। उन्होंने कंट्रोल डिवाइस को पीछे की ओर खींच दिया, जिसके कारण प्लेन की नोक ऊपर की ओर हो गई और फ्लाइट जेट की स्पीड से ऊपर की ओर जाने लगा। वो भी तूफानी बादलों से होते हुए। ये एंगल बढ़कर 30 डिग्री हो चुका था और यह खतरे की घंटी थी। प्लेन के नोक के ऊपर होने की वजह से प्लेन को लिफ्ट मिलना बंद हो गया और प्लेन तेज़ी से हवाओं से टकराने लगा। को पायलट पहले से ही डरा हुआ था। उसने कहा, प्लेन मेरे कंट्रोल में नहीं है। तब तक पायलट ने प्लेन को अपने कंट्रोल में ले लिया और जहाँ तक उन्होंने एक सही डिसीजन लिया, उन्होंने प्लेन को नोज को डाउन करने के लिए अपने साइड स्टिक को डाउन करने लगा। लेकिन को पायलट अभी भी अपने साइड स्टिक को पीछे की ओर खींच रहा था, जबकि दूसरा चालक साइड स्टिक को आगे की ओर कर रहा था। दोनों ही अपने अपोजिट डायरेक्शन में पुल को पुश कर रहे थे, जिससे प्लेन का कंप्यूटर भी कंफ्यूज हो गया कि आखिर सुने तो किसकी, सुने पायलट की सुने या को पायलट की। पायलट प्लेन के नोज को डाउन भी नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से लगातार प्लेन की स्पीड कम होने लगी। लगातार कमी होने से और प्लेन को लिफ्ट ना मिलने की वजह से प्लेन नीचे गिरने लगा। प्लेन के कैप्टन, जो इस प्लेन में सबसे एक्सपीरियंस पायलट थे, और अफसोस उनका एंट्री बहुत लेट हुआ। उन्होंने देखा कि स्टॉल अलार्म कभी भी ऑफ हो रहा था तो कभी ऑन हो रहा था, इसलिए कभी कभी प्लेन का सेंसर ऑन हो रहा था और कभी ऑफ। प्लेन अब इंस्टॉल कंडीशन में जा चुका था और प्लेन का एंगल बढ़कर 40 डिग्री हो चुका था। कैप्टन के आने के बाद को पायलट को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसी के कारण प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, और गलती का एहसास होते होते बहुत देर हो चुका था। प्लेन का स्पीड अब बेहद धीमा हो गया। अब प्लेन फ्लाई नहीं कर रहा था, बस पत्थर की तरह बेजान होकर नीचे गिर रहा था। तभी प्लेन का अलार्म बजने लगा और यह अलार्म मौत की आखिरी घंटी थी। जब प्लेन ज़मीन से बहुत अधिक नज़दीक आ जाता है तब यह अलार्म बताता है कि प्लेन को ऊपर की ओर ले जाओ, नहीं तो ज़मीन से टकरा जाएगा। पर फ्लाइट 447 के पायलट चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे, मौत का इंतजार करने के अलावा। यह कुछ इस तरह से था जैसे 228 लोगों को किसी लोहे के बक्से में कैद करके 38,000 फीट से नीचे समुद्र में फेंक दिया गया हो। कुछ सेकंड बाद प्लेन समुद्र से टकरा गया और बेस से एक पल में ही सब कुछ खत्म हो गया। इस घटना ने कई सारे घरों को जलते दिए को बुझा दिया और एक नई सीख देकर गया कि कैसे सामना किया जाता है इस कंडीशन में। आज भी बहुत सारे ऐसे पायलट हैं जिनके पास कम एक्सपीरियंस है। अगर इस घटना से कुछ सीखा नहीं गया तो ऐसी घटना फिर से हो सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।